नहीं तो मैं तो समझता हूं कि जो भी भारत का प्रधानमंत्री बने उसको उनको तो इधर उधर से कुछ तो कुछ निमंत्रण तो मिलेंगे ही, और वहां जाना जी लाजमी है, वो जाएंगे। ये जो अनोखी चीज इन्होंने की कि हमारे साथ पड़ोसी के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं उनको यहां दिल्ली बुलाया, जी ठीक है कि एक बहुत ही साधारण लेकिन गंभीर व्याख्या जो हमेशा होती है जब सरकार बदलती है, उसको उन्होंने सर्कस बनाया और 4000 लोगों को बिठाया वहां। मैं भी शपथ ले चुका हूं। सर्कस बनाया? सर्कस, जबकि हमने शपथ ली जी। और जितने भी सरकार हमारे पहले हुए हों, दरबार हॉल जाते हैं, कोई 100-200 लोग वहां बैठते हैं और शपथ दिया जाता है। हम घर जाते हैं अपना काम शुरू करने के लिए। इतने लोगों को बुलाना, दिखाना कि हम तो बिल्कुल एक नया दौर शुरू कर रहे हैं जी, इसको मैं सर्कस समझता हूं। ये भव्यता नहीं है आपके हिसाब से? क्यों? ऐसा लोग मानते हैं कि बड़ा भव्य एक शपथ ग्रहण समारोह था, बहुत अच्छा था, ऐसा माना जाता है। मैं नहीं मानता, भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं। दूसरे मान सकते हैं, मैं नहीं मानता हूं जी। मुझको लगता है कि दरबार हॉल में करना जैसे कि हमेशा हुआ है, उसमें एक डिग्निटी है, एक परंपरा के साथ जुड़ी हुई चीज है जी। और ये जो इन्होंने किया कि हजारों को बुलाओ और कि अपनी छवि को बढ़ाओ, ऐसे ये एक ऐसे अवसर पर जबकि हम गंभीरता के साथ शपथ ले रहे हैं जी। कि हमारे संविधान को हम सुरक्षित रखेंगे और कि जो रहस्य हमें मिलते हैं अपने काम के दौरान हम किसी और को उसको नहीं देंगे सिवाय वो जिनको कि ऐसे रहस्यों को बताने की इजाजत हो। ये कोई ड्रामाबाजी की बात नहीं है। हां, मैं जानता हूं कि कुछ राज्य सरकार हैं जहां की ऐसा हुआ। मिसाल के तौर पर जब आम आदमी पार्टी यहां सरकार में आई तो उन्होंने दुनिया को बुलाया और उनके सारे मंत्रीगण मेट्रो में बैठकर वहां पहुंचे, लेकिन निकलने वक्त बत्ती के गाड़ियों के साथ वो वहां से निकले। ये हुआ वहां, मुझे याद है जब एजीपी की सरकार आई गुवाहाटी में, तो तब एक बहुत बड़े स्टेडियम में मोहंतो आए, उन्होंने शपथ लिया, सरकार उनकी साल भर के अंदर गिरने लगी। तो ये एक ऐसा मौका है जिसकी सोलेमनिटी, जिसकी गंभीरता, जिसको हम एक विरासत से जोड़ते हैं जी, उसको हमें कायम रखना चाहिए। यदि अमेरिका में इनॉग्रेशन के वक्त बहुत लोग होते हैं तो वो वहां की एक विरासत बन चुकी है, लेकिन जब ब्रिटेन में ऐसा शपथ लिया जाता है वो तो बकिंगम पैलेस में महारानी के मौजूदगी में लिया जाता है। तो हर मुल्क का अलग अपना परंपरा है। तो और मैं ये नहीं कहता हूं कि परंपरा नहीं बदलना चाहिए। नहीं, तो मोदी जी ने इसको क्या किया? क्या आपको लगता है वो एक तमाशा क्रिएट करना चाहते थे? वो तो हमेशा क्या लगता है कि वो एक सुर्खियां बटोरने की एक ऐसे ही आदमी है। क्यों ऐसा क्यों करना चाहेंगे? आदमी वैसा है तो मैं क्या करूं? उनका चरित्र ऐसा है जी, कि हर चीज अपने को हर मामले में 56 इंच के छाती के आदमी दिखाना चाहते हैं और इस पर उन्होंने इन 7 लोगों को बुलाया। अब विषय पर आए जी। नवाज शरीफ यहां पहुंचे जी। अब आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ के साथ निरंतर बातचीत करने को तैयार होंगे यदि ऐसी कोई व्याख्या हो गई सीमा पर या एलओसी पर, जैसा कि पिछले महीनों में हुआ कि आतंकवादियों का कोई वाकया हुआ, तो तब उनके साथ बात करेंगे क्या? हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे व्याख्याओं होने का संभावना है और कि उनको यहां बुलाने से जो हमारे मसाइल है उनका हल तो नहीं निकलाया। वैसा ही श्रीलंका देखिए, श्रीलंका उपराज्यपक्ष से आते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, अगले दिन जयललिता पहुंचती है और बहुत सी मांगे रखती है जो कि जिंदगी में कभी राजपक्ष स्वीकार नहीं करने वाला। तो असली मसला क्या है कि उनसे हाथ जोड़ना
या इन चीजों पर बात करना। वैसे ही तीस्ता का समझौता है। नहीं, अभी देखिए नवाज शरीफ ने मोदी जी की मां के लिए साड़ी भेजी है, मोदी जी ने नवाज शरीफ की मां के लिए शॉल भेजा है। अरे ये मुझे बताओ कि कोई पहले कोई भी प्रधानमंत्री रहा है क्या भारतवर्ष में जिन्होंने कि पाकिस्तानियों को भेंट न भेजा हो और उनसे भेंट स्वीकार किया हो? ये देखिए, ये जो जेस्चर्स होते हैं, ये जो दिखावट होती है कि हम दोस्त हैं। परवेज मुशर्रफ गांव का एक चित्र बनवाकर, जहां की मनमोहन सिंह जी पैदा हुए थे, उसको वो ले आए और उन्होंने उसका भेंट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सितंबर सन 2004 में, जबकि उनकी पहली मुलाकात हुई। अब मुझे बताइए कि कौन से मसले का हल उससे निकला? ये तो शिष्टताएं हैं। नहीं, उसके बाद तो देखिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें कहा गया कि आतंकवाद के मसले को उठाया गया, सीमा पार से जो चीजें हैं। अब कौन सा प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है हमारे विदेश मंत्रालय में जो कि जहां की यही बातें नहीं बताएंगे? आप क्यों समझते हैं कि ये कोई नया कदम? भारतीय जनता पार्टी से एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रही है, कह रही कि देखिए हम सरकार में आए और आते ही हमने पाकिस्तान को बताया कि भाई साहब आपके यहां से आतंकवाद आ रहा है, उसको रोकिए वरना हमें ठोस कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये उनको कहने की जरूरत थी क्या? पूरे चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान यही तो वो कहते आए थे। और हमने क्या कहा जबकि हम सत्ता में थे? जो इससे फर्क था, मैं कह रहा था, लेकिन मैं अलग हूं। मेरी सरकार, मुझको लगता है कि यदि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वही वीरता दिखाई होती पाकिस्तान के मामले में, जिसको कि उन्होंने दिखाया ये इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के सिलसिले में, तो शायद सन 2014 के नतीजे वही होते जो कि 2009 में थे। वो तब उन्होंने दिखाया कि हम सरकार चला रहे हैं और कि हम वो कदम लेंगे जो कि देश के हित में हो। इस बार वो नहीं दिखाया गया, इसलिए जो 65 सीट हम 2009 में जीते 145 के मुकाबले में, वो हमारे हाथ से निकल गया। तो ऐसा क्यों हुआ? यही मैं आपसे आज जानना चाहता हूं। देखिए, आप न सिर्फ पार्टी के विश्लेषक के तौर पर हैं, बल्कि एक समय में आप पार्टी के अंदरूनी चीजों को बहुत करीब से देखा करते थे। लेकिन बहुत दिन से मैं करीब नहीं, एक समय में, इसीलिए मैंने कहा कि आप बहुत करीब से देखा। इसी पर को मैं जरा जोर से कहना चाहता हूं कि बहुत साल हो गए कि न तो कोई मुझसे राय मशवरा मांगता है, न मुझे कुछ बताता है। मैं तो आप इन मामलों से आपसे भी दूर है, क्योंकि आप तो पत्रकार हैं, आपको हर दिन पता करवाना है कि हो क्या रहा है। मैं तो बस बैठा हूं बैक बेंचेस में, मुझे फॉरेन सर्विस का पेंशन मिलता है और ये यहां का तनख्वाह मिलता है। तो आपकी पार्टी में हुआ क्या मणिशंकर जी? आखिरकार ऐसा क्या हो गया? मुझे लगता है कि आप धरातल के स्तर पर पहुंच गए। हम सन 2009 में जो जीते, जो बहुत बड़ी जीत हुई, उसको हम सन 2010 से हारने लगे। और जितने भी इल्जाम हम पर लगे, सिवाय पवन बंसल पर जितने भी इल्जाम लगे, कॉमनवेल्थ गेम से लेकर कोयले के मसले के सिलसिले में, उन सब का जड़ यूपीए 1 से निकलता है। और आप लोग जो पत्रकार हैं, आप कहते हैं कि यूपीए 1 तो बहुत ही सफल रहा और यूपीए 2 बहुत विफल रहा। जबकि ये इल्जाम लगने लगे, तब मैं भी कुछ नजदीक से देखने लगा कि हवा क्या कैसे हुआ। और मुझे लगता है कि रफ्ता रफ्ता हमारी सरकार ने सारे सफाइयां दी जो कि उनको पहले क्षण पर देना चाहिए था। बिल्कुल। अब तब उन्होंने नहीं दिया। अब क्यों उन्होंने नहीं दिया मैं समझता नहीं हूं। क्या मनमोहन सिंह क्योंकि उनमें कोई बुद्धि की कमी नहीं। मनमोहन सिंह जी को छोड़िए, कोई भी प्रधानमंत्री अपने पक्ष में पहले मकाम पर नहीं बोलते, वो अपने प्रवक्ताओं के साथ के जरिए से करते हैं। अब न तो पी चिदंबरम में या कपिल सिब्बल में कोई कमी है कि वो पत्रकारों को समझाएं कि हुआ क्या, कैसे हुआ। नहीं, ये तमाम लोग तो इतने एरोगेंट तरीके से बात करते थे जब हमसे सवाल पूछते थे, जीरो लॉस थ्योरी, आपको क्या पता है।
जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया एडिटर्स के साथ, हम सब लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। ऐसा क्यों था कि कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में चल रही सरकार किसी भी व्यक्ति का जवाब देने को तैयार नहीं थी? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिए, लेकिन रफ्ता रफ्ता, जबकि सब लोगों के मन में फंस गया था एक ऐसा आंकड़ा जिसका कल्पना न तो आप कर सकते हैं ना मैं, और हम जानते भी नहीं है कि कितने सिफर हैं उसमें। 1,76,000 करोड़ रुपए, बताइए कि कितने सिफर हैं उसमें। जबकि ये मन में फंस गया था, तब जाकर किसी ने कहा जीरो लॉस। जी, क्यों नहीं पहले ही दिन में बताया होता? एक मिसाल मैं आपके सामने रखूं। एक दिन निकला खबर कि 260 फाइलें ये कोयले के सिलसिले में कोई किसी को नहीं मिल रहा है। जी। बाद में जाकर 256 फाइल मिले, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। ये नहीं दिया, लेकिन बहुत बाद में। बिल्कुल। उस बीच में लोग कहने लगे कि बहुत ही घपला हुआ होगा क्योंकि 260 फाइल नहीं है। अरे भाई, एकदम आप कहते कि कितने फाइलें हैं सब रखो एक तरफ से, ताकि हमें कुछ भी देखना हो तो उससे हम जो तत्व है उसको निकालकर हम बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं किया। तो जो एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है अंग्रेजी में, कम्युनिकेशन फेलियर, जी, ये दुरुस्त है, कम्युनिकेशन फेलियर था, लेकिन हमें इस पर गौर करना चाहिए कि कम्युनिकेशन फेलियर क्यों हुआ, जबकि हमारे पास सब कुछ कहने का था। मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, क्या हम लोग ये मान ले आज कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सरकार को कैसे चलाना चाहिए और आम जनता से कैसे जुड़ना चाहिए? वो तो सरकार चला नहीं रहे थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, इसके बावजूद कि मेरे जैसे लोग घुटने टेक कर कह रहे थे उनसे कि खुदा के वास्ते आप ही चलाइए, इसके बावजूद उनके अपने कारण थे, उन्होंने किसी और को ये जिम्मेवारी सौंपा। और जिन लोगों को उन्होंने सौंपा उनकी कामयाबी इतना कमाल का था, सन 2009 में इतना कमाल का था कि जहां की हमारे 145 सीट थे, सन 2009 में वो 206 तक पहुंचे। जी। तो ये नहीं है कि टीम बदला। तो क्या यहां गड़बड़ कहां हुई? गड़बड़ मुझको लगता है जी कि पता नहीं सन 2010 में जब एक के बाद एक ये इल्जाम लगने लगे, जी, तो क्यों सरकार, और सरकार और पार्टी एक चीज नहीं है जी, क्यों सरकार जी विलंब हो गई है, झिझक में आ गई कि जो स्पष्टीकरण देना था और जिसको कि उन्होंने बाद में दिया, तो क्यों वहीं के वहीं मौके पर नहीं दिया? समझ में आप पार्टी को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें इस बात की समझ नहीं थी। उन्होंने दबाव क्यों नहीं डाला? देखिए, पार्टी अगर दबाव डालती तो क्या मनमोहन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती? जरूर देती। तो क्या यह माना जाए कि उनको गलत ब्रीफिंग हो रही थी, उन्हें भ्रमित रखा जा रहा था, उनके आसपास के लोग ठीक नहीं? नहीं, मुझको लगता है कि जिन लोगों की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं रहा था, 6 साल की कामयाबी उनके तरफ से दिखाने के पश्चात जी, उन्होंने सोचा कि ये लोग जानते हैं कैसे सरकार चलाने का, तो इसलिए हम उन पर छोड़ दें कि जिस संकट में हम पहुंच गए हैं, बजाय उसके तफसील में जाकर हम भी फंस जाए। आप उनसे कहें कि आप ईमानदार आदमी हो। अरे दुनिया कहती थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ईमानदार हैं, आज भी कहते हैं कि ईमानदार है, तो वो क्यों छिपाए? वो क्यों छिपाए कुछ भी? तो यही तो बात समझ में नहीं आई। और कपिल सिब्बल जैसे आदमी लीजिए, जी, बहुत ही एक सक्सेसफुल लॉयर है जी, उनकी निजी दौलत इतनी है कि उनको किसी से कोई रिश्वत मांगने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बुद्धि चलती है। आज के दिन वो दोबारा बार में चले गए हैं। जी, कल परसों तक जो आप और हम हजारों कमाते हैं वो करोड़ों कमाने लगेंगे। बिल्कुल। अब इस व्यक्ति को आप बताएंगे कि कौन से एक एक कदम लेना है, क्या तफसील में करना है। कह दिया कि आप प्रवक्ता है, जी, बड़ी ठेठ हिंदी अंग्रेजी बोलते हो, जी, और आपने अपनी क्षमता दिखा दी है, तो दिखाइए। अब पता नहीं क्यों वो नहीं कर पाए चिदम्बरम साहब। लेकिन इसके बारे में आज रो कर क्या फायदा? नहीं भाई, अब देखिए, अब तो हम हार चुके हैं। अब इसके बारे में सरकार में नहीं है जी,
हम आने वाले 5 साल तक कम से कम सरकार में नहीं रहेंगे। मैं कम से कम शब्द का ज्यादा तो पीछे की तरफ देखने के बजाय जी